तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अगर कोई रीट की तैयारी करना चाहता है और उसके लिए लेक्चर्स चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। एसएसटी पूरी मैंने वहाँ पे कवर करा रखी है। 12 यूनिट्स में से 10 यूनिट्स कवर करवा रखी है, 10वीं यूनिट हमारी चल रही है। तो अगर किसी को रीट की तैयारी करनी है तो वहाँ पे वो उसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर्स बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज दो इम्पोर्टेंट डे थे। एक तो नेशनल टूरिज्म डे था आज, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार हमारे पर्यटन दिवस की थीम है देखो अपना देश। ठीक है, तो ये तो था राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। कब आता है? 25 जनवरी को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ावा देना, लोगों को प्रमोट करना जाके कि आप देखो हमारे टूरिस्ट, और बाहर के टूरिस्टों को भी भारत आने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है दोस्तों, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए हमारे भारत सरकार ने मतदाता दिवस शुरू किया है। 25 जनवरी 1950 को हुआ क्या था, मतलब 25 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं हम हमारा मतदाता दिवस? क्योंकि 25 जनवरी को 1950 को हमारे चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और चुनाव आयोग कार्य क्या करता है हमारे देश में? चुनाव आयोग हमारे लोकसभा प्लस विधानसभाओं के चुनाव करवाता है ना कि पंचायत समिति और नगर पालिकाओं के चुनाव आयोग नहीं करवाता है। उनके चुनाव कौन करवाता है? उनके चुनाव जो हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था उनके लिए अलग से राज्य चुनाव आयोग बना रखे हैं। तो वो चुनाव करवाते हैं किसके? नगर पालिकाओं के और पंचायतों के। ठीक है, लोकल बॉडीज़ के चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाते हैं। और जो भारतीय चुनाव आयोग है वो किसका करवाता है? लोकसभा का और विधानसभाओं के, प्लस जो राष्ट्रपति वगैरह हो गए, उपराष्ट्रपति वगैरह हो गए, इनके तो जैसे करवाता ही है। और हमारी बॉडीज़ में जैसे कि एमएलए का चुनाव होता है तो कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो कौन करवाएगा? चुनाव आयोग करवाएगा। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव का चुनाव होगा, मतलब विधानसभा सदस्यों का चुनाव होगा तो कौन करवाएगा? चुनाव आयोग करवाएगा। लेकिन सरपंच का चुनाव हो गया, प्रधान का चुनाव हो गया, मेयर का चुनाव हो गया, ये कौन करवाएगा? ये करवाएगा राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है, ये चीज़ आप याद रखिए। पॉलिटी से ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाते हैं। राजस्थान की कौन सी फाइटर पायलट गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा ले रही हैं? तो ये है दोस्तों भावना कांत। इनको कभी कभी कंठ भी लिखते हैं और कांत भी लिखते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये हमारी पहली फाइटर पायलट बन रही हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन स्वाति राठौड़ और भावना कांत। स्वाति राठौड़ क्या कर रही है? फ्लाई पास्ट कर रही है। और ये क्या कर रही है? गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा ले रही है। तो दोनों ही महिलाएं डेली न्यूज़ में आ रही हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोनों के नाम आप याद रखिएगा। जेरेंगा पठार क्यों चर्चा में है? जेरेंगा पठार दोस्तों, अभी पीएम मोदी असम में चुनाव होने वाले हैं और असम दौरे पे गए थे, और इसमें उन्होंने असम के सागर जिले में वो पहुंचे और जोरंग पठार के बारे में अपने जो इलेक्शन वो भाषण था उसमें उसका नाम लिया, इसलिए जोरंग पठार चर्चा में आ गया है। अगर हम कोई एग्ज़ाम देते हैं केंद्र सरकार की, मतलब पूरे इंडिया लेवल की, लाइक कि यूपीएससी के एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, एसएससी की दे रहे हैं, बैंकिंग की दे रहे हैं, तो इनमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेंगे जोरंग पठार कहाँ है, तो वो असम में है। ठीक है, और क्यों चर्चा में आया दोस्तों? वहाँ पे आप सबने हमने सबने हिस्ट्री में ये तो पढ़ा है, अहोम साम्राज्य था वहाँ पे असम में। ठीक है, तो एक अहोम राजा थे और उन पे जैसे आक्रमण होने वाला था, उनके शत्रु आक्रमण कर रहे थे। तो कई बार होता नहीं था, जैसे अपने महाराणा प्रताप और भी चले जाते थे कि अपना वंश बचाने के लिए राजा को दूसरी जगह भेज दिया जाता था जंगलों में, और बाकी बचे हुए लोग जो पीछे रानियां होती थी वो या तो सती हो जाती थी या फिर लड़ते लड़ते उनके सैनिक वगैरह जो होते थे वो मर जाते थे, ऐसा होता था ना। तो वैसा ही सेम यहाँ था कि यहाँ का जो जोरंग पठार का जो राजा था उसे तो वन में भेज दिया गया वंश बचाने के लिए। इनके पीछे रानी बची जॉयमती रानी, इनका नाम है जॉयमती, है ना। इनको इनके शत्रु ने पकड़ लिया और इनको बहुत टॉर्चर किया गया कि आप बताइए कि राजा कहाँ छुपा हुआ है, लेकिन इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला और वो टॉर्चर सहते सहते इनके जान चली गई। तो ये बहादुरी का किस्सा मोदी जी ने अपने थोड़े से व्याख्यान में बताया है, इसलिए जोरंग पठार फेमस है। तो जॉयमती रानी के बलिदान की कहानी, थोड़ा सा इतना डीप तो नहीं पूछा जाएगा बैंकिंग वगैरह की में, मे बी यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए याद रख लीजिएगा। अब जैसे कि भारत में वैक्सीन का नाम क्या है? हमारी वाली वैक्सीन का नाम क्या है दोस्तों? हमारे भी 2-3 तरह की वैक्सीन आ रही है ना।
एक तो हम ब्रिटेन से कौन सी अमेरिका की वैक्सीन का नाम तो है फाइज़र, ठीक है। हमारी जो भारत बायोटेक बना रही है उसका क्या नाम है, उसका नाम है कोवैक्सीन। इंडिया की जो स्वदेशी वैक्सीन है जो भारत बायोटेक बना रही है उसका नाम है कोवैक्सीन, ठीक है। तो और जो हम मंगवा रहे हैं ब्रिटेन से, उसका नाम है कोविशील्ड, ठीक है। कोविशील्ड तो बाहर की है और कोवैक्सीन हमारी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों हमारी एक और स्वदेशी वैक्सीन है जो जाइडस कैडिला नामक कंपनी बना रही है, जाइकोव डी नाम से, ठीक है। वो मैंने पीछे वाले लेक्चर्स में आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ वो सारी चीज़ें। तो कोवैक्सीन स्वदेशी है प्लस जाइकोव डी वैक्सीन स्वदेशी है ना। अपनी स्वदेशी मतलब जो हमने निर्मित की है। कोविशील्ड हम खरीद रहे हैं, और जैसे कि फाइज़र भी हमने फाइज़र नहीं खरीदना स्टार्ट किया, अभी तक हम 2 ही तरह की वैक्सीन लगा रहे हैं, एक तो कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन, ठीक है। इन दोनों वैक्सीन पे ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है। फाइज़र जो है जो अमेरिका में लग रही है उसके नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देखने को आ रहे हैं, कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो ऐसे ही चीन की वैक्सीन का क्या नाम है, चीन की वैक्सीन का नाम है सिनोवैक। और हाँ, यहाँ ही आप सबसे पहले रसिया ने अपनी वैक्सीन लॉन्च करी थी जो हमने पढ़ी भी थी, उसका नाम है स्पुतनिक वी। सबसे पहली वैक्सीन जो कोरोना की लॉन्च की थी वो रसिया ने करी थी, उसका नाम है स्पुतनिक वी, है ना। 5 भी बोल सकते हैं, वी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये ज़रूर आप याद रखिएगा। और इंडियन वैक्सीन कौन कौन सी हैं, कोवैक्सीन है, और एक है जाइकोव डी, ठीक है। अब दोस्तों कोवैक्स योजना क्या है, अभी एक कोवैक्सीन अलग है और कोवैक्स योजना अलग है। कोवैक्स मतलब कोरोना और वैक्स मतलब वैक्सीन। तो ये WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वह गरीब देशों को 4 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज पहुंचाएगा। WHO का काम ही यही होता है दोस्तों कि विश्व में जितने भी गरीब देश हैं जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है उन देशों का ध्यान रखना, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रॉपर रूप से पहुँचाना। तो WHO ने कोवैक्स नामक एक प्रोग्राम चलाया है जिसके तहत गरीब देशों को जो अपनी वैक्सीन डेवलप नहीं कर सकते या फिर जो अभी खरीदने की स्थिति में भी नहीं है, उनको 4 करोड़ वैक्सीन के डोज पहुंचाएगा। और अभी WHO के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, टेड्रोस एडहम। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों क्योंकि WHO बहुत सुर्खियों में रहा है। कल परसों भी मैंने पढ़ाया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने WHO से मतलब रिज़ाइन कर लिया था, अमेरिका को बाहर निकाल दिया था। अब जैसे ये आए हैं जो बाइडन साहब, इन्होंने आते ही घोषणा कर दी कि हम WHO में वापस शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो इस बार पेंडेमिक आया है कोरोना वाला, उसकी वजह से भी WHO बहुत चर्चा में रहा है। तो इनके जो प्रमुख हैं, मतलब इसको याद रखिएगा, टेड्रस एडहम नाम के व्यक्ति हैं जो इसके प्रमुख हैं। इन्होंने कहा है कि वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर बायोटेक जो अमेरिका की कंपनी है के साथ मिलकर हम अगले माह तक यह वैक्सीन इन लोगों को पहुंचा देंगे, ठीक है। तो कोवैक्स प्रोग्राम याद रखना, WHO चला रहा है गरीब देशों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने के लिए। अब दोस्तों परमाणु हथियार निषेध संधि फिर से चर्चा में आई है। वैसे तो ये पहले की खबर थी, मतलब पहले जब ये संधि बनी थी तब हम पढ़ते थे, लेकिन अब क्यों चर्चा में आई है, अब इसलिए चर्चा में आई है कि 22 जनवरी 2021 से इसे लागू कर दिया गया है। दुनिया के खतरनाक परमाणु हथियारों से मुक्ति दिलाने वाली UN मतलब अंतर्राष्ट्रीय संघ, मतलब यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना। UN को मैं इतना बड़ा मतलब हिंदी में नहीं लिखती, इतना छोटा सा लिख देती हूँ ताकि आप समझ जाओ। वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली संधि 22 जनवरी 2021 से लागू हो गई है। मतलब कि जो परमाणु हथियार है उन पे रोक लगाने के लिए UN ने अपनी एक संधि लागू कर दी है। बन गई थी पहले ही, हस्ताक्षर भी पहले ही हो गए थे, लेकिन लागू करने की डेट यही थी इसकी 22 जनवरी 2021, तो यह लागू कर दी गई है। यह अब अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा है। जिन देशों ने इसे स्वीकार किया है उनके लिए कानून बन गई है। परमाणु संपन्न भारत समेत 9 देशों ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दोस्तों भारत के पास भी परमाणु हथियार, आपने वो मूवी भी देखी होगी जॉन अब्राहम की, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए परमाणु। उसमें भी दिखाया गया है किस तरह से हमने परमाणु हथियार बनाया था और उसकी लॉन्चिंग करी थी, किस तरह से हमने टेस्ट किया था परमाणु का। हमारे अब्दुल कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान था उस टाइम हमारा भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने में। तो भारत के पास भी परमाणु हथियार है, प्लस और जैसे बहुत सारे देश हैं, लगभग 40 देश हैं विश्व में जिनके पास परमाणु हथियार है। तो इनमें से 9 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत ने क्यों नहीं किए, ये आप सबने पहले भी पढ़ा होगा। रीज़न ये है कि ये लोग क्या कह रहे हैं
कि ये जो संधि बनाने वाले हैं कि अब आप परमाणु हथियार नहीं बनाओगे, प्लस इस साल से पहले जिनके पास परमाणु हथियार है उनके तो सुरक्षित रहेंगे, और इसके बाद में जिन्होंने परमाणु हथियार बनाए हैं उनके परमाणु हथियार नष्ट कर दिए जाएंगे, उनको अपने परमाणु हथियार ख़त्म करना होगा। और वो डेट है उससे पहले की डेट से ही इन्होंने रोक लगाती थी। जैसे कि कुछ खास उस टाइम तक जब भारत ने बनाया था उस टाइम तक अमेरिका ऐसे 4-5 देशों के पास ही था। और परमाणु मूवी आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा अमेरिका कितनी नज़र रखता है सारे देशों पे कि कोई परमाणु हथियार ना बना ले, और हम लोगों ने कैसे छुप के वो परमाणु हथियार बनाया था। तो वही बात थी, उस टाइम पे हम पे सैंक्शन भी लगा दिए गए थे। जैसे ही भारत ने परमाणु हथियार की लॉन्चिंग करी थी ना, तो सारे विश्व को पता चला कि अब भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न हो गया, तो हमारे पे अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन भी लगा दिए। लेकिन हमने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपनाई थी। सारे विश्व के सामने ऐलान किया था कि हम सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बना रहे हैं, हम कभी भी किसी भी देश पर इस परमाणु बम का आगे से उपयोग नहीं करेंगे जब तक कि हमारी स्वतंत्रता को खतरा न हो। और मतलब कितना भी बड़ा युद्ध हो जाए हम आगे से इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो भारत ये कह रहा है कि अगर परमाणु संपन्न मतलब परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर करवाना है तो पहले उन देशों के हथियार ख़त्म करवाओ जिन्होंने सबसे पहले बनाया था, क्योंकि हम छोटे देशों से तो हथियार ख़त्म करवा लेंगे लेकिन बड़े देश जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, वो अपने पास रखेंगे अपने परमाणु हथियार, तो ये तो गलत हो गया ना। इसलिए भारत कभी इस संधि का समर्थन नहीं करता है और भारत ने अभी भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जुलाई 2017 में परमाणु हथियार निषेध संबंधित इस संधि को अपनाया गया था। जुलाई 2017 में यह संधि अपनाई गई थी जो परमाणु हथियार के उपयोग पे, उत्पादन पे, हस्तांतरण मतलब किसी को बेचने पे, अधिग्रहण मतलब खरीदने पे, संग्रहण मतलब संग्रहण करने में, और तैनात करने में किसी देश पर, इन सबको यह संधि रोकती है, मतलब अवैध करार देती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 192 देश है, जिसमें से उस समय 122 सदस्यों ने इसके पक्ष में मत दिया था, जितने वहाँ पे मौजूद थे उसमें से, और केवल एक सदस्य नीदरलैंड ने इसके विपक्ष में वोट दिया था। जब मतलब जितने लोग उस दिन सभा में थे 192 में से, ये उनकी बात हो रही है। और परमाणु संपन्न लगभग 40 देश परमाणु शस्त्र समर्थक है जो इस संधि के पक्ष में नहीं है। लगभग 40 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, उन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसके समर्थन में वो नहीं है। अब दोस्तों DFCCI का नाम आज भी पेपर में आया और पहले भी कई बार आ चुका, मैं 1-2 बार आपको पढ़ा भी चुकी हूँ कि DFCCI क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखो आपको एक बार थोड़ा सा पूरा इंडिया बना के बताती हूँ कि ये है क्या, ऊपर से अनुमान लगा लेना। ये अपना इंडिया है, यहाँ पे अपना राजस्थान है, ये यहाँ पे यूपी है, ठीक है, ये यहाँ पे दिल्ली है छोटा सा, ये महाराष्ट्र है। एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा जो यूपी के दादरी पोर्ट यहाँ से शुरू होगा, प्लस यूपी, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक आएगा। मतलब दिल्ली यहाँ से, मतलब यूपी के दादरी पोर्ट से शुरू होगा, दादरी से होते हुए दिल्ली, दिल्ली से होते हुए राजस्थान, और राजस्थान से होते हुए यह कहाँ तक आएगा, महाराष्ट्र तक आएगा। मतलब इन 4, 5, 6 या 7 राज्य जो ये हो जाएंगे, हरियाणा भी इसमें शामिल है, इनको मिलाते हुए यह एक पूरा कॉरिडोर होगा जिसमें सड़क होगी प्लस रेल लाइन होगी, है ना। और इसके 150 किलोमीटर का एरिया दोनों तरफ का ऐसा होगा जहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्री लगाई जाएंगी, है ना। और इन इंडस्ट्री से जो सामान बनेगा उसका मतलब उसका आयात निर्यात या फिर उसका लेन देन कैसे होगा, इस रोड और इस मतलब ये जो ट्रैक बनाया जाएगा इसमें रेलवे लाइन भी होगी प्लस रोड भी होगा, इसके जरिए होगा। ये किया क्यों जा रहा है दोस्तों, ये इसलिए किया जा रहा है कि हम हमारे उद्योगों को ज़्यादा तीव्र गति से चला सके। कि आज क्या होता है, इंडस्ट्री कहीं है कोने में, और यहाँ से जैसे हमारे राजस्थान से सामान पहुँचाना है हमको यूपी, और 7-7 दिन लग जाते हैं ट्रकों से पहुँचने में। तो अब क्या करेंगे, तुरंत इसी के सहारे ही फैक्ट्रीज होंगी, यहाँ पे ही सामान बनेगा, तुरंत यहाँ से लोड हो जाएगा। अपन ने वो भी पढ़ा था ना, ट्रेन भी चलाई गई थी इससे पहले, डेडिकेटेड ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर भी बना लिया गया है। मतलब रेल लाइन भी बिछाई जा रही है और उसमें ऐसी ट्रेन भी चलाई जा रही है जो इसी माल का वो करेंगी, मतलब उसी माल को लाने ले जाने का काम करेंगे। तो ये है हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसे बोलते हैं DFCC, ठीक है। तो इसी की बात यहाँ हो रही है कि अब जो ये DFCC हमारे यहाँ बन रहा है, तो ये DFCC किसका काम है, ये सड़क परिवहन का काम है, सड़क बनाना। अब ये राजस्थान में रिको भी इसके साथ मिलके काम करेगी।
अब इस DFCC की एक बात स्पेशल क्या है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो पार्ट है ना वो राजस्थान से होकर गुजरता है। तो जितना बड़ा पार्ट जिस राज्य में आएगा उसको उतनी ज़्यादा सुविधा ज़्यादा मिलेगी ना, तो इसलिए राजस्थान को इससे बहुत उम्मीद है कि जैसे ही DFCC हमारे यहाँ से आएगा, मतलब पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री हब बनेगी। तो डैड ये नाम पढ़ ही लिया अपन ने। इसकी बात ये है कि DFCC और RICO अब मिलकर काम करेंगे। DFCC की कुल लंबाई जो है, जो दादरी से लेकर महाराष्ट्र तक, मतलब यूपी से महाराष्ट्र तक कुल लंबाई है 1506 किलोमीटर। इसमें से 567 किलोमीटर राजस्थान से गुजरेगा, जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इस कॉरिडोर के दोनों तरफ क्या है, 150 किलोमीटर के हिस्से में विकास कार्य, मतलब इंडस्ट्रीज़ बनेंगे, स्टोरेज सेंटर बनेंगे, ये सब यहाँ पे बनाए जाएंगे। और अब राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि इस कॉरिडोर के 16 रेलवे साइडिंग टर्मिनल, मतलब राजस्थान में इस कॉरिडोर पर, मतलब 567 किलोमीटर के एरिया में 16 तो बनेंगे टर्मिनल रेलवे के, है ना, जहाँ पे रेल रुकेगी। तथा 52 नए औद्योगिक क्षेत्र RICO विकसित करेगा। 52 औद्योगिक क्षेत्र लगभग नए अलग से RICO और विकसित करेगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का अपने यहाँ पे विकास करने की कोशिश की जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो दोस्तों DFCC बहुत चर्चा में रहने वाला है, और परमाणु हथियार निषेध नीति भी, और कोवैक्सीन वगैरह वैक्सीन तो हैं ही जैसे। तो ये सब चीज़ें आज की सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, तो याद रखिएगा। और कुछ समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत अच्छे दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। पता चल रहा है कि आप लोग कंटिन्यू न्यूज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज के दिन में तो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, चलो कल पूछते हैं। और जो कल मैंने पूछा था कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो आंसर 11 नवंबर था उसका। और इससे पहले जो मैंने पूछा था परसों वाले लेक्चर में, फ्रांस और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज जो डेजर्ट नाइट उसे नाम दिया जा रहा है, उसका एक और नाम है स्पेस रॉक्स करके। पहले इसका यही नाम आ रहा था, और अब उसका नाम बदल के डेजर्ट 21 कर दिया गया। पहले यही कह रहा था कि 14 जनवरी से 25 जनवरी तक स्पेस रॉक्स करके, स्पेस रॉस था करके एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में होगी। फिर इसमें आया कि डेजर्ट नाइट इसमें प्रोग्राम चलाया जाएगा, और अब तब से इसका नाम डेजर्ट नाइट ही लिख रहे हैं। तो दोनों ही नाम इसी के हो जाएंगे। ये भारत और फ्रांस के बीच के एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चलो एक क्वेश्चन तो पूछ लेती हूँ। जो मालाबार एक्सरसाइज है, मालाबार युद्धाभ्यास है, वह कौन कौन से देशों के बीच किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आंसर मैं कल दे दूँगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।